अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद करते हैं। मैं तमाम स्टूडेंट का और तमाम व्यूअर्स का, कुछ मेरे टीचर्स भी हैं, उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, हमारे लिए खुशी की वजह होती है। आप हमसे पूछते भी हैं, नोट्स वगैरह भी जो वो डिमांड करते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कहा भी होता है तो हम आपको ओबलाइज करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जब आप अपना मैसेज हमें छोड़ते हैं तो उस वक्त शायद हम बिज़ी होंगे, लेकिन जब आप मैसेज छोड़ें तो आप अपना नाम, आप अपनी यूनिवर्सिटी और अगर आप अपना स्टेटस एज अ टीचर बताएंगे तो भी, और स्टूडेंट तो भी, हम दोनों सूरतों में उसको एंटरटेन करेंगे। लेकिन जब आप इस तरह से अपना नाम बताते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं, हमसे बात करने का यूनिवर्सिटी बताते हैं, तो हम आपको अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। सो ये आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपका शुक्रिया भी है, आप हमसे रब्ता करते हैं। और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे तो हमारे लिए आपको सर्व करना आसान होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस प्ले लिस्ट की। अगर आप इस प्ले लिस्ट पे नए हैं, इसी लेक्चर पे हैं, तो इससे पहले हमने 11 लेक्चर किए हैं जिसमें हमने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को जीरो से शुरू किया था। बल्कि आप ऐसे समझ लें कि इनकम टैक्स के पूरे सिलेबस को हमने जीरो से शुरू किया था, एक जीरो लेक्चर भी था। तो आप उसको ज़रूर एक दफ़ा देखें, अगर नहीं तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुतल्लिका। ये हमारे लिए थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है। हम किसी भी पर्सन की आमदनी को 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हिस्से को सैलरी कहते हैं, दूसरे को प्रॉपर्टी और तीसरे को इनकम फ्रॉम बिजनेस कहते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के मुताबिक समझना बड़ा आसान है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज मैं आपके साथ इससे मुतल्लिका एग्जाम में आने वाली कुछ डेफिनेशन को भी डिस्कस करूं। और जो डेफिनेशन को डिस्कस करूं उनमें से एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है और दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस है। ये जो दोनों डेफिनेशन है ना बेटा जी, ये पास पेपर में कई दफ़ा पूछी गई है। सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से है, आप इनको एਵੇਂ अरलू फरलू ना समझिएगा। इसको करने से एक तो आपका वैसे भी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और उसके साथ साथ आपका पास पेपर का भी एस्पेक्ट अच्छा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा जी बच्चे, बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की। बिजनेस, एक तो आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आपने इस टॉपिक को स्टडी किया होता है, लेकिन आज जरा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा बिजनेस को अलग देखते हैं। बस आपने उसको रीड करना है, आपको अंदाजा हो जाएगा। इनकम, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड। मीन्स कि आप चीजें लेते हैं, बनी बनाई और बेचते हैं, उसको कहते हैं ट्रेड। कॉमर्स, कॉमर्स में मवानीने ट्रेड आते हैं, एड टू ट्रेड आते हैं, फैसिलिटेटर्स आते हैं। जैसा कि अगर आप मार्केटर हैं तो आप कॉमर्स में आएंगे, ट्रेड में नहीं आएंगे। जैसा कि आप अगर बैंकिंग कंपनी से वाबस्ता हैं तो आप कॉमर्स में हैं, ट्रेड में नहीं आएंगे। जैसा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन से, लॉजिस्टिक्स से वाबस्ता हैं तो आप कॉमर्स में आएंगे, ट्रेड में नहीं आएंगे। मैन्युफैक्चरर, जो रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड्स के तौर पर बेचते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड आपकी एजुकेशन होती है या ट्रेनिंग होती है और इंटेलेक्चुअल स्किल्स के आप हामल होते हैं और आप अपनी वो स्किल्स सेल करते हैं। टीचर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, अब तो मार्केटर्स हैं, ठीक है, जिनके पास डिजिटल स्किल्स मौजूद है। वो एसईओ करते हैं, वो आप वेब बिल्डिंग में आ जाते हैं। तो ये प्रोफेशंस हैं, ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स अपनी सेल करते हैं। अच्छा जी, वोकेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स नहीं होती, बट इसको सम टाइम हम ऐसे कह सकते हैं कि खुदादाद कोई स्किल होती है, मैनुअल स्किल्स होती हैं, जिसमें सिंगर, डांसर हैं, कारपेंटर्स हैं। तो ये बेसिकली मैनुअल स्किल्स में आ जाता है। प्रोफेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में आ जाता है और ये मैनुअल स्किल्स में आ जाता है, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। हम इसको एम्प्लॉयमेंट के तौर पर नहीं लेते। अगर आप यही सारा काम किसी के लिए करना शुरू कर देते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, वो बिजनेस में नहीं आएगा।
इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिसको हम एक्सप्लेनेशन की सूरत में करते हैं। और एक्सप्लेनेशन के जो वर्ड्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों था बिजनेस। सो बिजनेस में हम कह सकते हैं कोई भी बंदा जो तजारत या तजारत से वाबस्ता होके जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा हो, या अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को या मैनुअल स्किल्स को सेल कर रहा हो, लेकिन किसी के साथ फिक्स तय करके नहीं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं बिजनेस। ये कारोबार है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, इसकी भी गुंजाइश मौजूद है। स्पेकुलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसको हम कहते हैं जी सट्टाबाजी, ठीक है। फ्यूचर को प्रोडिक्ट करना। फ्यूचर को प्रोडिक्ट करते हुए आप कोई कमोडिटी लेते हैं, जैसा कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं कि जी मैं ये वाला डॉलर इतने डेट को जाके इस कीमत के ऊपर बेचूंगा या खरीदूंगा, तो हम उसको स्पेकुलेशन बिजनेस में ले लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, a speculation business means any business in which a contract for the purchase and sale of commodity including stock and share is periodically, खास अरसा के वक्त के बाद, और अल्टीमेटली या जब वो एंड होगा सेटल्ड, ये तय पा जाएगा, अदर देन द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी, बट डज नॉट इंक्लूड अ बिजनेस इन विच। अच्छा देखो बेटा जी, वो कहता है कि ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो अदर देन एक्चुअल डिलीवरी सेटल हो जाए, हम उसको नाम दे देते हैं दैट्स द स्पेकुलेशन बिजनेस। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा वो कहता है बट इट डज नॉट इंक्लूड अ बिजनेस इन विच, ये वाले जो मैटर्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे। अच्छा कौन से मैटर इसमें नहीं आएंगे? A contract in respect of raw material or merchandise entered into a person। प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे कहा था periodically और ultimately settled अदर देन एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के रॉ मटेरियल को फ्यूचर में महंगा होने से बचने के लिए या सीजन आउट होने की सूरत में जो परचेजिंग है वो महंगी होने से बचने के लिए आप जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो तो अदर देन डिलीवरी सेटल नहीं ना होंगे, वो तो डिलीवरी के साथ ही सेटल होंगे। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो डिलीवरी के साथ सेटल हैं वो स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं आते। इसको जरा रीड कर लीजिएगा मुकम्मल, आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो जरूर पूछ लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक और शेयर इज एंटर्ड इनटू अ डीलर या इन्वेस्टर टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस इन द पर्सन होल्डिंग ऑफ स्टॉक एंड शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। आपने ना किसी एक इन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था, जिस वक्त आपने इन्वेस्ट किया था तो आपको लगता था कि फ्यूचर में जाके इसकी कीमत इतनी हो जाएगी, लेकिन वो आपकी डिजायर सिचुएशन से कम रही, तो आपको लॉस होगा। अब आप उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसी कंपनी के शेयर इतनी तादाद में या किसी और कंपनी के शेयर इतनी तादाद में ले लें कि वहां से आपको प्रॉफिट हो जाए और आपका ये वाला लॉस मुकम्मल हो जाए। ठीक है, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एग्जिस्टिंग लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं, तो उसको आप नाम दे देते हैं जी कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट, वो इसमें नहीं आएगा। सी पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इन टू अ बाय मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज in the course of any transaction to guard against laws which arise in ordinary course of person's business such as। अच्छा इसमें ना एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर होते हैं। इसको आप बिजनेस फाइनेंस में ज़रा जाएंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छे से डील करेंगे। अभी मैं इसको ज़्यादा इतना एलेबोरेट करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट सिंपल इतना कहना चाहता हूँ, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके नुकसान को कंपनसेट करे। ऊपर हमने स्टॉक के बारे में बात किया, यहाँ पे इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरवर्ड कंपनी के शेयर तमाम के बारे में बात कर ली। सो ये आपके लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस के तौर पर आता है। अच्छा बच्चों, एक डेफिनेशन जो है आप जानते ही हैं कि एनुअल पेपर में हमारे पास आती है कितने मार्क्स की? 5 नंबर की आती है। तो आप इन डेफिनेशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिएगा। एक मैं डेफिनेशन चाहूँगा और यहाँ पे डिस्कस करना, फिर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस को जो है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप कर लूँगा। डिविडेंड के नाम से होती है। अच्छा पहली बात तो ये है कि ज़रा
मेरी तरह के तरह देसी बच्चे जो होते हैं वो इसको डिविडेंड की बजाय डिवाइडेंड बोलते हैं। आपने डिवाइडेंड नहीं बोलना, डिविडेंड बोलना है। अच्छा, दूसरी बात ये, डिविडेंड होता क्या है? जो आप मार्केट में शेयर खरीदते हैं, उस शेयर को खरीदने का एक मकसद होता है कि हमें इसके ऊपर रिटर्न मिले। वो रिटर्न आप दो तरह से लेते हैं, या तो शेयर को महंगे दामों सेल करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। जब आप उसको होल्ड करते हैं, जिस कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको डिविडेंड का नाम दिया जाता है। उर्दू में हम इसको मकसूम का नाम देते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 के मुताबिक कहा जाता है कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिविडेंड इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, डिविडेंड मुख्तलिफ शक्लों में दिया जा सकता है, आप ऐसे समझ लेना। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर, कोई भी तकसीम जो मालकान को की जाती है आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, आर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमने पहली डेफिनेशन की थी, तो हम उसको डिविडेंड का नाम देते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर आउट ऑफ शेयर प्रीमियम रिसीव बाय कंपनी, कंपनी ने कोई महंगे शेयर्स बेचे हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचे हैं, तो वो जो प्रॉफिट हुआ उन्होंने कहा कि हम मालकान को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन to the shareholder in the form of debenture, stock or deposit certificate out of accumulated profit, मीन्स के accumulated profit मौजूद था, उन्होंने उसको यूटिलाइज करने के लिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली चीजें दे दी। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी जब वाइंड अप हो रही थी, जो लोगों ने सरमायाकारी की थी वो लाख लाख रुपया थी, या एक शेयर में जो पैसे लगाए थे वो 10-10 रुपए थे, लेकिन उनको रिटर्न उससे ज्यादा किया गया टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितना उनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा था। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर ऑन द रिडक्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल, सम टाइम आप कंपनी का कैपिटल रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, तो उस सूरत में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का जो पोर्शन है वो डिविडेंड है। और एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर बाय प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांस आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये तीन चीजें नहीं आएंगी। अ डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर हु इज नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस एसेट ऑफ द कंपनी। जब आप शेयर इशू करते हैं ना, तो ये मुतलका प्रोविजन आप बता देते हैं कि भाई आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं या प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं। जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है ना, वो कंपनी के एक्सेसिव प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करते, वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक लेते हैं। तो अगर आप प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं और आपको कंपनी के सरप्लस एसेट्स में से पैसे मिलते हैं, तो वो डिविडेंड नहीं है। एनी एडवांस या लोन मेड बाय टू द शेयर होल्डर बाय द प्राइवेट कंपनी वेयर लैंडिंग ऑफ मनी द मेन बिजनेस ऑफ कंपनी, मीन्स के आप बैंक के एम्प्लॉयज हैं और आपको कोई लोन दिया गया था और कंपनी अब वाइंड अप हो रही है और वो लोन आपको माफ कर दिया गया है, तो वो डिविडेंड नहीं है। Any dividend which is adjusted against the amount of loan or advance given by company and was previously treated as a dividend, तो हम उसको डिविडेंड के तौर पर डील नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, ये आज कुछ बिजनेस से मुतलका आने वाली चीज़ें थी जिसको मैंने ज़रूरी समझा कि यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पर डील करूँ। अब हम बात करते हैं अपने पास न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की। अच्छा बच्चों, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे होते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी इनकम टैक्स रिटर्न को जब बनाया, सैलरी का, प्रॉपर्टी का, या दो पोर्शन डील किए हैं, इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी एक सेगमेंट होता है। तो आपने क्या करना है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब जाना है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से वो पोर्शन आप देखिएगा जिसके ऊपर आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। दैट्स मीन कि आप एग्जेम्प्ट उसको कंसिडर करेंगे। ये अगर आप देखें, तो मैंने आपके साथ एक पूरा सेगमेंट जो है वो शेयर किया है, जो बल्कि ये एक मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैं तमाम सोर्स ऑफ इनकम को ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अगर आपके पास ये फॉर्मेट मौजूद है तो गुड, अगर नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, जो बिजनेस एग्जाम्प्ट है ना, आप उनको देखें, उनको याद रखें। बाकी सारे बिजनेस जो है वो टैक्सेबल है, उनको याद रखने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये, इनकम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, जिनका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एग्जाम्प्ट है। और एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी एग्जाम्प्ट है, बट इसका कुछ पोर्शन अब हमने एफटीआर के तौर पर डील किया, लेकिन वो कुछ पोर्शन है जब आप यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम रिपोर्ट करते हैं तो उसको एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। तो दो चीजें एग्जाम्प्ट हैं, एक एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट और एक एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके अलावा जितने भी बिजनेस हैं
फ्रूट प्रोसेसिंग का हो, ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, पोल्ट्री हो, फिश कैचिंग हो, स्टोन क्यूरीज हो, सेल हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, रॉयल्टी रिसीव ऑन प्रोफेशनल बुक्स हो, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस हो, एजुकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट प्रॉफिट हो, ये बेटा जी सारे के सारे टैक्सेबल हैं। इन्होंने आउटर कॉलम में जाना है। सो दैट्स वेरी सिंपल कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जब भी आएगा टैक्सेबल होगा, लेकिन इन दो के अलावा। ये कुछ इससे मुतल्लिका डेफिनेशन हमने कर ली। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा आज का लेक्चर है, ये हमारा आज का सेशन है। अच्छा बच्चे, मैंने आपके साथ ना एक फाइल शेयर की है। ये इनकम टैक्स का फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ बता रहा था। अगर आपके पास ये मौजूद है तो गुड, अगर नहीं मौजूद तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, 0344604641। मैं उसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा बेटा जी लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कैपिटल गेन को डिस्कस करेंगे, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम टोटल इनकम के बाद परफॉर्म किए जाने वाले 10 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम दोबारा से प्रॉब्लम नंबर 6 पे चले जाएंगे, जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी। 5 तक हमने की थी, जो हमने मौज़म मुगल साहब की बुक में प्रैक्टिस की थी। देन हम 6 पे चले जाएंगे। लें बच्चों, हाजिर होंगे नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।